तो क्लियर दिख रहा है बच्चों? जय हिंद बच्चों, मैं हूं रविंद्र सर और आप जुड़ चुके हो जॉय फिजिक्स से, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स को एंजॉय। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग नीट 2020 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कौन से पार्ट के? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि 12th का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ओके, जो हमारा थियोरेटिकली एनसीईआरटी से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और 2020 में 2 फेज में एग्जामिनेशन हुई थी, यानी हम दोनों फेज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2020 का पहला क्वेश्चन। वो देखिए क्या है कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। ओके, और उस पे हम चार्ज रख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? अब उन्होंने पूछा है कि इसके सेंटर से हम लोग अगर 15 सेंटीमीटर दूर जाएं तो वहां पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी है अगर आप कंसेप्ट जानते हो कंडक्टिंग स्फीयर का। यस, मैसेज भी आ गए लाइव क्लास में कि Q/R² लगा तो सर आंसर आ जाएगा। मीत पटेल, करेक्ट कंसेप्ट है बेटा। आपको फिर भी मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूं, जिससे फायदा क्या होगा कि हम लोग नीट सॉल्व तो कर रहे हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा जो भी इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट हो सकता है वो भी आपका पक्का होना चाहिए। तो देखो स्फीयर बेटा, ये कंसेप्ट है स्फीयर का। अब स्फीयर की आप बात करो तो स्फीयर में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 बातें समझनी होती है। एक स्फीयर जो होता है वो कंडक्टिंग होता है, ओके, और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग जो होता है वो चार्ज जो उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको अपने अंदर नहीं जाने देता। ये कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कंडक्टिंग अगर स्फीयर है तो उस पे जो चार्ज रखते हैं बेटा वो कहां रहता है? ओनली ऑन सरफेस। ठीक है, अब इनसाइड आप बात करो तो इनसाइड चार्ज 0 हो जाएगा, तो फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फील्ड 0 है तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि उसका डिफरेंस क्या है? 0, तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये पूरा इनसाइड का कंसेप्ट है बच्चों। अब जैसे ही आप आउटसाइड जाते हो तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि आउटसाइड जाने के बाद आप कार्टून अगर देखते हो तो वहां से ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। कार्टून देखते हो तो कैसे लॉजिक समझ में आ जाएगा? तो जैसे कार्टून में आप देखते हो तो कोई कार्टून को ऐसे यानी कुछ लगा या फेंका गया हो तो वो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर चला जाता है तो क्या होता है? वो जो पूरा अर्थ होती है हमारी वो एक पॉइंट लाइक दिखती है, छोटी दिखती है। बस ये वही कंसेप्ट है। जब आप बाहर चले जाते हो तो ये आपके लिए पॉइंट चार्ज होता है। मान लो ये चार्ज Q है तो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? Q/R²। ठीक है, बस वही लगाना है, आपका आंसर आना है। बट कंडक्टिंग का भी मैं बता देता हूं, नॉन कंडक्टिंग का भी एक प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। उस पे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन व्हाट हैपेंस, वो चार्ज बच्चों अंदर भी जाता है। यानी इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको कंडक्टिंग में जब आप सरफेस डेंसिटी लिखते हो तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πr² आएगी, क्योंकि इसका सरफेस, गोले का सरफेस कितना होगा?
4πr²। चार्ज कितना डाला है आपने, Q, तो सरफेस डेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 4 Q अपॉन 4πr²। पर यही बात अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी नहीं आएगी, यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी आएगी, जो रहेगी Q अपॉन 4/3πr³। r इसकी रेडियस, इस पे से कैलकुलेशंस होगी। तो ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम लोग नीट 2020 नहीं 21 और 22 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से यही क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं है, और भी ये कंसेप्ट उसमें से हो सकते हैं। पर इसके लिए और इसके लिए एक बात सीधी सीधी साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ, आउटसाइड वाली, आउटसाइड में दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे और दोनों में फील्ड का इक्वेशन KQ अपॉन r² ही रहेगा। चलो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके सीधा आंसर लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ अपॉन r² हो जाएगी। अब K की वैल्यू बेटा क्या है, 9 × 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू बेटा 3.2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 to 5 225 and centimeter, that means 10⁻² meter, and what is the square of 10⁻²? 10⁻⁴. Okay, now you have to solve this. अब आप क्या सोचोगे कि बच्चों पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको इससे डिवाइड करोगे। मैं आपको स्मार्ट टेक्निक बताता हूँ। देखो 9 इंटू, ये तो एकदम इजी है, देखो 9 टू जा 18 आ गया आपका, यहाँ पे 1 चला गया, और 9 3 जा 27 प्लस 1 28, और यहाँ पे पॉइंट है तो एक पॉइंट आपको दिखेगा, इंटू 10 की पावर कितनी है, 9 - 7 बच्चों 2। इतना क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में भी आप सोचोगे कि 225 है तो इसका कैसे क्या करना है, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। देखो 22.5 कर दो बेटा, डेसिमल पॉइंट यहां पे होगा, उसको एक इधर लाओगे लेफ्ट साइड एक डिजिट, तो 10 की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 की एक पावर इंक्रीज होगी तो -4 प्लस नहीं इंक्रीज, दैट मींस +1, -4 + 1 वी विल गेट -3। ओके, अब आप अपना आंसर जो है लिख सकते हो, ये पावर ऊपर जाएगी 2 - -3 दैट मींस प्लस, तो यहाँ पे 10 की +5 पावर आपको देखने को मिलेगी। और इधर जब आप देखोगे तो चारों ऑप्शन में आपको 1.28 1.28 1.28 ऐसा दिया गया है, दैट मींस व्हाट आंसर इसका 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा, ये तो क्लियर है ना। इफ यू डिवाइड 28 बाय 22 into 1 22 आएगा, फिर उससे कट करेंगे सॉल्व करते जाएंगे ऐसे, तो यानी आपको 1 पॉइंट तो आने वाला है। बट ऑप्शन दिए ही है ये, तो आप इजीली ये आंसर लिख सकते हो। बोलो क्लियर हुआ क्या विथ कंसेप्ट? विथ कंसेप्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाक से, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो क्लियर ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 2020 का ही, जो आपके लिए चैप्टर 2 से आ रहा है। ये चैप्टर 1 से था ना, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस थी उसमें हम ये देखे थे, और ये चैप्टर 1 से है। ओके, इसीलिए मैं कंबाइन करवा रहा हूं, क्योंकि आप अलग अलग निकालना चाहोगे चैप्टर 1 2 पर कंसेप्ट कभी कभी थोड़े से इकट्ठा भी हो जाते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। ये थ्रू आउट दे दिया ना, इसी पे कुछ लॉजिक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज 0.5 1 या 5। यस, तो यहां पे आपको पोटेंशियल दिया है, सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया है 0.2 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब लिखो, और पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालने के लिए बोला गया है। और पोटेंशियल थ्रू आउट सेम है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। क्लियर? यहां पे आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो पोटेंशियल दिया है, फील्ड फाइंड करनी है, तो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? माइनस dv अपॉन dl और dr, जो भी आप लिखना चाहो, यही होता है, माइनस dv अपॉन dl। क्या बच्चों आंसर 0 रहेगा? हाँ, क्योंकि रीजन क्या रहेगा? हाँ, v कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो उसका चेंज, स्मॉल चेंज कितना होगा? स्मॉल चेंज इन v, व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन v इफ v इज कांस्टेंट? 0 ना। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट मत लो, हम एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है। यहाँ पे सेकंड था और अब थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो अपना इसी से पूछा गया है, किससे पूछा गया है? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 12। ये है डाइपोल का। एक डाइपोल है। A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 raised to minus 9 कूलम इंटू मीटर। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट हमें दी है 16 into 10 raised to minus 9 कूलम इंटू मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 मीटर, यानी डिस्टेंस r दिया है 0.6 मीटर, from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। अब आपको पोटेंशियल निकालना है बेटा। अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल याद है तो आप सीधा 3 स्टेप में या 4 स्टेप में ज्यादा से ज्यादा आंसर लेके आ सकते हो, आराम से लेके आ सकते हो। कैसे? तो डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है उसका इक्वेशन होता है बेटा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यस, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बहुत लंबी थियरी है, रिवाइज करवा देता हूं। इधर देखो फटाक से, आपने इधर प्लस क्यू चार्ज एनसीईआरटी का डायग्राम है, माइनस क्यू सेंटर पे ओ है, ये डिस्टेंस ए, सॉरी वेक्टर नहीं, ये डिस्टेंस ए और ये भी ए है। डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस पी, और इसके साथ आर पोजीशन पे पॉइंट होगा जो थीटा एंगल बना रहा है, वहां पे पोटेंशियल का इक्वेशन क्या आया था बेटा? कि P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और इसका एक और फॉर्म लिखा था हमने, K P वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल, K P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ही अब यूज होगा, ये भी आपको पता चल चुका है। अब बेटा एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही तो मैं पॉइंट चार्ज का भी आपको बता देता हूं। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आप लिखते हो बेटा के क्यू अपॉन आर, और डाइपोल का लिखते हो आप के, डाइपोल का क्या लिखते हो बेटा? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। यस, क्योंकि इसका अगर ग्राफ भी पूछ ले आपको, क्योंकि 21 और 22 में कुछ अलग ही होगा ना, तो ग्राफ पूछ ले तो इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, इसका भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी के लिए तो इतना ही है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के की जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए बेटा। यस, 9 इंटू 10⁻⁹। पी आपको दिया है 16 इंटू -9, cos 60 होगा, cos 60 क्या होगा बेटा? 1/2 अपॉन आर का स्क्वायर। 0.6 नहीं लिखेंगे, आप देखो थोड़ा स्मार्ट बनेंगे।
हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर करना इजी रहेगा 36 इंटू 10⁻²। चलो बढ़िया। अब 9 4 हो गया ये, और ये 4 2 मिलके 8 8 2 तो यहाँ पर 2 आपको मिल जाएगा। सिंपल, ऊपर वाला 9 मरेगा। ओके, तो 10⁻² पर आया +2 यानी 200 वॉल्ट, ये हमारा आंसर रहेगा। क्या समझ में आया? बिल्कुल, मैंने कहा ना 3 स्टेप, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। बिल्कुल सरल तरीका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपकी पक्की है, Kp cos θ/r² अगर आपका पक्का है, बट ये ध्यान रखना है ये जो डिस्टेंस है r का, ये जो लाइन है उसका एंगल विद डाइपोल मोमेंट थीटा होता है ना, विद डाइपोल मोमेंट। अगर कहीं पे आपको इस साइड से लेना पड़ा तो क्या लोगे बेटा? पाई माइनस थीटा। क्या लोगे? पाई माइनस थीटा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है बात? पाई माइनस थीटा होगा इधर से और उधर से थीटा होगा। चलो, तो इसका भी आप अब स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन आपके हो गए 2020 के। चलो, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं जो कैपेसिटेंस से आया हुआ है। कहां से आया हुआ है? कैपेसिटेंस से आया हुआ है। तो कैपेसिटेंस का पोर्शन आपका पक्का बिल्कुल होना ही चाहिए। अकेला कैपेसिटर होता है, फिर 2 पैरेलल प्लेट वाला होता है, फिर सीरीज पैरेलल होता है, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, फिर उसमें एनर्जी आती है। यानी कैपेसिटर एक लंबा चौड़ा हमारा पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से करना है आपको। चलो, तो ये क्वेश्चन समझते हैं। The capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad। यानी ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें अंदर बोला गया क्या है बेटा? एयर। और जब एयर है तब कैपेसिटेंस होता है A/0/d और उसकी वैल्यू आपको दी है 6 माइक्रोफैराड। समझ में आया? एयर अंदर है और बस कुछ भी नहीं है, तो अपना इक्वेशन होता है A/0/d। बिल्कुल सिंपल। फिर क्या कह रहे हैं देखो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैराडे। तो अब यानी आपको बोला गया है कि आप अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दीजिए। मैंने अभी आपको ये कंसेप्ट बताया कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू नहीं दी है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है ये दिया गया है, वो हो जाएगा आपका A/0/d इंटू के। इसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड। और आपको पूछा क्या है ये देखिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नॉट के। क्या पूछा है? के नहीं पूछा है, परमिटिविटी पूछी है। ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो के पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि के कितना होगा, और हम लोग सीधा सीधा जल्दी में हम क्या करते हैं, जल्दी में हम क्या कर देते हैं, के को ही फाइंड कर लेते हैं। पर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रिलेटिव के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। पर हमें फाइंड करना है एप्सिलॉन। तो कैसे करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन देखो, सिंपल सॉल्यूशन है C = KC0। ये तो आपको पता है। When we insert dielectric inside the capacitor, then its capacitance C = K times C0. What is C0? Initial capacitance when there is air between the two plates. Now capacitance becomes KC0, but we have to find out epsilon, not K. Then we all know this equation, epsilon is equal to epsilon naught into R.
कहां से पता है? फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कूलम्स लॉ, जब हमने पढ़ा था फ्री स्पेस में और मीडियम में। तो मीडियम का जब आया तब ये बात हमने, और एप्सिलॉन आर को के लिखा जाता है। एप्सिलॉन आर को क्या लिखा जाता है? के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब हमें के को रिप्लेस करना है, तो के को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी नॉट। आपके पास सी नॉट भी है और सी भी है, और एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही होता है ना, 8.854 इंटू 10⁻⁻²। तो अब एप्सिलॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। C इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी नॉट। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। C की वैल्यू है बेटा 30 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई सी नॉट 6। चलिए बताइए आंसर। पहला ही आप सोच लोगे कि 6 पाइसा, नहीं, थोड़ा सा रुको। जब मैथमेटिक्स आता है, अब यानी वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस डायरेक्शन में भी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब 6 पाइसा कर दो, 30 कट हो गया। अब 5 इंटू 8.854 आराम से कर सकते हैं ना, 5 4 जाइए, 5 5 जाइए, 5 8 जाइए, 5 8 जाइए, कर सकते हो। बट मेरे को कुछ और दिखता है यहाँ, जो मैं देखता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। देखो इस 10 को इधर ले लो तो 88.54 हो गया बेटा, इंटू 10⁻² एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा। समझ रहे हो क्या? 3 2 जा, ये 10 मैंने इसके अंदर ले लिया। अब आधा करना बिल्कुल इजी, देखो 44.27 इंटू 10⁻⁻²। क्या कुछ करना पड़ा? वो 5 से मल्टीप्लाई करने वाला झंझट दूर हो गया। यानी जब आपको दिखे, ये प्रैक्टिस से होता है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये मैंने प्रिपेयर कर रखा है, नहीं, आप मेरे साथ लाइव अभी भी पढ़ रहे हो और ऑफलाइन मोड में भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली हमें दिख जाता है। समझ रहे हो नहीं? जैसे अपना कोई फ्रेंड होता है जो पॉजिटिव थॉट रखता है, तो कितना भी नेगेटिविटी हो, कुछ पॉजिटिविटी वो निकाल देता है। उसी तरह से नेगेटिव फ्रेंड भी होता है, कितना भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव निकालता है। तो ये बात होगी। अब प्रैक्टिस करते रहो पॉजिटिव सोचने की, तो हर चीज में आपको पॉजिटिविटी दिख जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं मैच होगा, क्योंकि आंसर है 0.44 इंटू 10⁻10, और एप्सिलॉन का यूनिट आता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया? यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो नीट में, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों की प्रैक्टिस मैथ्स की फिजिक्स में ही होती है, और जब मैथ्स वाले JEE वाले बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स में भी प्रैक्टिस होती है और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। आप लोगों की केमिस्ट्री में थोड़ी होती होगी, फिजिक्स में ज्यादा होती है, पर उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो उसको मैथ्स अच्छे से करने का आपको ट्राई करना रहेगा। ये स्ट्रिक्ट बात है, आपके नीट की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। आपकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, क्लियर? तो ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन के 5th था, ये 4th ही था ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। फेज 2 की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं हम लोग? फेज 2। ये फेज 1 के 4 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए, और फेज 2 की बात करते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है जो मैं नंबर 5 दे रहा हूं बेटा, नंबर 5 दे रहा हूं। क्वेश्चन है, समझिए, एकदम इजी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल plane at a distance r from the center of a dipole having dipole moment p vector is given by r is greater than वाला सिचुएशन लेना है, ऐसा भी दे दिया है आपको, और डाइपोल की फील्ड लिखनी है। तो डाइपोल की फील्ड का पूरा एक सेक्शन आपको पढ़ाया गया है कि भाई जो डाइपोल होती है बेटा,
उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इधर प्लस क्यों लिखा जाता है और इधर माइनस क्यों, ये सेंटर होता था बेटा। क्लियर है? समझना ध्यान से बेटा, बिल्कुल इजी है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस या इक्वेटर। जो दोनों पोल में से पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और जो एक्सिस को परपेंडिकुलर हो और सेंटर में से पास हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। समझ में आ गया? तो आपके पास एक्सिस है, आपके पास इक्वेटर है। आपको पूछा है क्वेश्चन किसका? इक्वेटर का। हम दोनों देखेंगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको। तो यहां पे ये पॉइंट एक्सिस पे अगर हम माने तो इस एक्सिस वाले पॉइंट की बात करें बच्चों तो प्लस के कारण फील्ड होगी आउटसाइड और माइनस की फील्ड कहां जाती है? इनसाइड। तो इसके इनसाइड जाएगी, ठीक है। और ये जो E माइनस हमारा रहेगा बेटा वो छोटा रहेगा। E माइनस क्यों छोटा ड्रॉ किया है वेक्टर? क्योंकि E प्लस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉइंट है वो इसके नजदीक है, तो डिस्टेंस जितना कम उतनी फील्ड ज्यादा। ओके, और ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए E माइनस क्या है? कम। तो अब जब आप इनका वेक्टर एडिशन करोगे तो रिजल्टेंट फील्ड जो इधर मिलेगी उसको आप बोलोगे E एक्सिस। यस और नो बेटा? प्लस वाली डायरेक्शन मिलेगी ना, प्लस वाला फील्ड ज्यादा है, माइनस वाला कम। अब दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, माइनस की ये प्लस की तो डाइपोल मोमेंट जो P हम लिखते हैं P वेक्टर वो इधर रहेगी -2 प्लस। अब E एक्सिस आपको लिखना है फॉर द सिचुएशन वेयर दिस r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस a। ओके, A से बहुत बड़ा हो तब आप लिख रहे हो तो आपका इक्वेशन बनता है मेरे बच्चों KP पर आगे आएगा 2 फॉर एक्सिस अपॉन r³ इंटू P कैरेट। पॉजिटिव P कैरेट क्यों आया? E एक्सिस और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए, और 2kP अपॉन r³ ये थियोरेटिकली हमने प्रूव किया। उन्होंने पूछा कहां है? इक्वेटर पे, तो ये एक्सिस की बात हो गई। बात करते हैं कहां की? इक्वेटर की। तो इक्वेटर पे प्लस के कारण फील्ड जाएगी वो बेटा आउटसाइड जाएगी और माइनस के कारण जो फील्ड आएगी बेटा वो इनसाइड आएगी। ये तो क्लियर हुआ? अब इसका जब रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं और ये हमारा E इक्वेटर होता है। अब E इक्वेटर जो है मेरे बच्चों उसका यूनिट क्या है? इक्वेशन क्या होता है? सेम एक्सिस जैसा होता है पर उसमें 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बेटा? 2 नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे? सिर्फ KP अपॉन r³ इंटू P कैरेट। पर डायरेक्शन भी देखनी रहेगी। E इक्वेटर इधर है, सॉरी इक्वेटर, हाँ इक्वेटर के इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है। सेम या ऑपोजिट है? ऑपोजिट, इसीलिए हमारा आंसर रहेगा ये वाला। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मैंने पूरी थियरी आपको याद करवा दी है। एक्सिस का क्या रहेगा और इक्वेटर का कैसे रहता है वो क्लियर हुआ। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी। दूसरा नंबर कौन सा बोला था मैंने? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया वाला है, 6 नंबर। चलो अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो समझते हैं और इसको सॉल्व करेंगे इजीली एकदम, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो भी इसका जो बेसिक इक्वेशन है वो आपको पता होगा, पर उसके लिए 12th आना चाहिए। पर बेस हमारा 9th में रखा गया इस क्वेश्चन का। 6 है ना, ये 5 हो गए हमारे। चलो देखो क्वेश्चन समझो बेटा।
द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछ लिया है, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड के की वैल्यू दी गई है। मास तो पता है, चार्ज भी आपको पता है, के की वैल्यू भी आपको पता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन? अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर, सिंपल। तो वही फोर्स लगेगा, तो आपको हम यहां सिंपल देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिखोगे ए ई, यस, तो क्या होगा Fe अपॉन Me, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब फोर्स नहीं दिया है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, कूलम्ब फोर्स जो है वो उसका इक्वेशन क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे आप Q1 क्या लोगे बेटा, E, Q2 क्या लोगे, E, वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस ई प्लस ई होगा पर वैल्यू की बात कर रहे हैं, E। तो आंसर हमारा क्या लिखा जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, Ke² अपॉन R² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। K, E, R, M सारी वैल्यूज दी गई हैं, तो अब वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। E की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसका स्क्वायर 38 और यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर। समझ में आया? डायरेक्ट लिख दिया। आप पूरा भी लिख सकते थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, पर मैंने अलग कर दिया उसको, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ गया। R का स्क्वायर तो 1.6 का स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम यानी कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है, -10। याद रख दिया बेटा, -10 का स्क्वायर, -10 का 10⁻⁻10 तो 10⁻⁻20, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको 9 इंटू 10⁻31। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो आप कहोगे 9 कट हो गया सर, ये कट हो गया, तो इसका आंसर 10 की पावर में आएगा। 10 की पावर सॉल्व करो, चलो 10 की पावर सॉल्व करके बताओ मुझे। टोटल आंसर लेके आओ। देखो तकलीफ हो रही है ना, है ना? इसलिए भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो बेटा, ये 9 और -20 है, तो ये ऊपर आएगा तो +20, दैट मीन्स 29। इन दोनों का देखो सेम है तो डिफरेंस होगा ना, तो -38 + 31 -7, आंसर इज 22। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने ऐसा किया, उससे आपको फायदा क्या हुआ, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। देखो बाकी आप 9 - 38 करते तो कितना आता, -29, ठीक है। फिर +31 करते तो +2, ठीक है, और ये ऊपर आता तो +22। आंसर तो वैसे भी आ रहा है, पर ये दोनों का डिफरेंस जल्दी आ जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। पर बिल्कुल सरल है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नंबर कौन सा है, ये 33 था, ओके। चलो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर। इसमें अलग नंबर है, मैं आपको कितने हम सॉल्व कर रहे हैं वो नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A and separation D has air in between the plates। यानी कि कैपेसिटर वाली बात हो गई,
एरिया आपको दिया है ए, सेपरेशन आपको दिया है डी, और अंदर अभी क्या है बेटा है। तो इसका कैपेसिटेंस भले ही उन्होंने नहीं पूछा, कुछ कहा है, पर मैं लिख देता हूं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आपको आना चाहिए। ये मैं लिख रहा हूं यानी ये आपको लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस d/2 is inserted between the plates as shown in the figure, having dielectric constant K equals to 4। यानी ये आपको डायग्राम दिया है, ये वाला आपको डायग्राम दिया है इस तरह से, K is equals to 4 इंसर्ट करते हो, और ये कितना डिस्टेंस रहता है बेटा d/2। टोटल तो आपको पता ही है d है, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी, न्यू कैपेसिटेंस अपॉन ओरिजिनल का रेशियो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन? ऐसा मत सोचना कि इजी है सर, ये तो लगेगा आपको इजी, पर है इजी नहीं। थोड़ा सा इसमें कौन सा कंसेप्ट उन्होंने एंटर करवा दिया है, पूरे में फील किया होता तो C = C0 इंटू क्या आ जाता K की कर देते, बट ये पूरे में फील नहीं किया है, ये हाफ में फील किया है। यानी एक नया कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, याद करो, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D/K, सबको याद है, सबको याद होना चाहिए। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाई D और K डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर। फिर मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे दो जितने भी डिस्टेंस है वो लिखने हैं, पर दो पार्ट कर दीजिए, डिस्टेंस विथ डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। याद आ रहा है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिखना है तो नॉर्मल डिस्टेंस लिखना है, पर विथ डाइलेक्ट्रिक लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना है आपको K करना है, बस इतना सा याद रखना। अब चलिए न्यू कैपेसिटेंस हम निकालते हैं। C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस विथ डाइलेक्ट्रिक कितना है बेटा d/2 बाई K, डिस्टेंस बाई K, d/2 बाई K, d/2 बाई K यानी d/, हाँ समझ में आया? अरे मैथ्स है थोड़ा सा देखो, d/2 बाई K, तो d/2K और d/2 इंटू K, ये कितना है बेटा 4, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस डाइलेक्ट्रिक वाला डिस्टेंस सारा करते सिर्फ इतना ही था, डिस्टेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना है d माइनस d/2 यानी d/2 ना, ठीक है। बस खत्म, अब सॉल्व कर दो, C/C0 निकाल लो। आपको पता है C0 क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, बाकी पिक्चर खत्म। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो बच्चों, d/2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D की जगह आप क्या लिख दोगे C0, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, या थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो है तो d/2 इसका एलसीएम लोगे तो 5/4 आ गया बेटा, ये 4 2 जा 8 ऊपर चला गया, नीचे सिर्फ 5 रह गया बेटा। A एप्सिलॉन नॉट बाई D की जगह क्या लिखोगे C0, तो C बराबर आपका क्या आया 8/5 C0, तो C/C0 आपका क्या आने वाला है 8/5, ये आपका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर? बिल्कुल इजी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बच्चों, अब इसका जो 7th क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल क्लियर करना है, इसको ध्यान से करना है। अच्छा कंसेप्ट, ये JEE में भी आ सकता है, अगर कोई JEE वाला बच्चा देख रहा है तो ये JEE में भी आ सकता है। अच्छा कंसेप्ट है, ये भी अच्छा बना था। अब लास्ट जो है वो एकदम इजी है,
8 नंबर जो है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर आपको थियरी पक्की है तो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस मीन्स व्हाट, जो भी डिस्टेंस आप सेंटर से स्टार्ट कर रहे हो वो रेडियल डिस्टेंस बोला जाएगा, बिकॉज वो रेडियस की डायरेक्शन में होता है। ओके, आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन शेल आ गया, ये क्या आ गया, शेल आ गया, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय द ग्राफ। तो अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व करवा देता हूं। देखो पहले तो ये आप समझिए शेल है और सेंटर इसका आर है, इस पे आपने जो भी चार्ज रखा वो सिर्फ कहाँ रहेगा, शेल पे रहेगा। तो इनसाइड चार्ज कितना, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना, 0, पर पोटेंशियल कैसा, कांस्टेंट। बस इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल का आपको ग्राफ बनाना है वर्सेस डिस्टेंस, और ये उसकी सरफेस यानी रेडियस तक पहुंचे। तो यहां से जब आप जाओगे तो इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, सरफेस जितना, और आउटसाइड पोटेंशियल रहेगा Q अपॉन R। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा। तो 0 टू R, ये 0 से R अंदर कांस्टेंट है, तो कोई वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम, पर कितनी होगी वो, Q बार R। वो कहां तक होगी, सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस जितने, तो यहां तक ये कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही आप आउटसाइड निकले तो इक्वेशन क्या बन गया, Q अपॉन स्मॉल r, यानी जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा R घटेगा, तो ऐसे डिक्रीज होगा धीरे धीरे, बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। यही आपका इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल। ये कंसेप्ट आपने जब पढ़ा तो आपको सिंपल लग रहा है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, शेल के साथ साथ आपको स्फीयर जो कंडक्टिंग है वो भी सेम आपको आंसर देगा। जो कंडक्टिंग शेल है वो, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर है वो भी आपको सेम आंसर देगा, बट आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ना रहेगा। उसका भी हमें वीडियो है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नॉन कंडक्टिंग अगर शेल हुआ तो उसके, सॉरी शेल नहीं, क्या स्फीयर हुआ, स्फीयर कंडक्टिंग हो और शेल दोनों के सेम रहेंगे, अंदर चार्ज 0, E 0, V कांस्टेंट, अंदर की बात शेल और कंडक्टिंग स्फीयर की सेम रहेगी, पर नॉन कंडक्टिंग की बात अलग हो जाएगी, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देख लेना। बाकी यहाँ पे 2020 के इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।